दोस्तों फाइनली मैं लेकर आया हूं ब्लूप्रिंट का सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके पेपर 2 दिसंबर में छपने वाले हैं। तो बिल्कुल आप लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। इससे पहले मैंने आप लोगों को 3 लेक्चर ऑलरेडी प्रोवाइड किया था। लेक्चर 1 लेक्चर 2 में पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव, लेक्चर 3 में आपको मैंने बताया था सब्जेक्टिव, और आज मैं आपके इस वीडियो में बताने वाला हूं ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। बिल्कुल आप लोग वीडियो को अंतिम तक देखें। चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। साथ ही साथ अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें ताकि उनको भी पता चले कि हमारे पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन छपने वाले हैं। स्टूडेंट, आप लोगों का जो एग्जाम पैटर्न जो है चेंज हुआ है, इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है। मैं आप लोगों को सारा चीज आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, चाहे वो इंटरनल एग्जाम हो या एक्सटर्नल एग्जाम। थोड़ा सा भी टेंशन ना ले, बस आप लोग बिंदास होकर पढ़े। जो चीज आपका छोटा भाई पढ़ा रहा है वो आप लोग पढ़ते रहे। एप्लीकेशन पे जो चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं प्रतिदिन, वहां पे आप लोगों को क्लास जो है हर दिन आप लोगों को क्लासेस होती है। वहां पे आप लोग जो भी चीज, जैसे मैं आज आप लोगों को मैंने इंग्लिश सेलेक्टिव का क्वेश्चन में अपलोड किया हूं, वहां पे जाके अच्छी तरह से देख सकते हैं। फिर आज ही हम लोगों को क्लास होगा, याद रखिएगा, रात में हम लोग क्लास करेंगे आज पॉलिटिकल साइंस का और प्लस ज्योग्राफी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार से आपके फाइनल एग्जाम में छपने वाले हैं, मैंने आप लोगों को सेट 2 ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं। अब मैं आपको बताने वाला हूं सेट 3। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग इस तरह से मैं हर एक वीडियो में कोशिश करूंगा 6 लेक्चर प्रोवाइड करेंगे और सारा का सारा क्वेश्चन यही से छपेगी। तो आप लोग चाहते हैं सर हम लोग को भी सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड करें, उसके लिए आप लोग को प्ले स्टोर ओपन करना है, सर्च करना है मिसाल क्लासेस के एप्लीकेशन को, डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आर्ट्स के फाउंडेशन कोर्स को जल्दी से ज्वाइन करें क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है। पहला क्वेश्चन पे आते हैं सर, प्रादेशिक नियोजन का संबंध है। प्रादेशिक नियोजन का संबंध किससे है? तो बताएंगे सर क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी मैं लेकर आया हूं कि आप लोग का एक चैप्टर है उद्योग। क्या नाम है चैप्टर का? उद्योग। याद रखिए, उद्योग निर्माण। थोड़ा सा पर ध्यान देंगे तो आप लोग के लिए नोटिस में लेकर आए उद्योग निर्माण। ये कहां पे है? आप लोगों का बुक नंबर 2। याद रखिएगा, बुक नंबर 2, शायद चैप्टर नंबर 7 या 8 होगा, शायद देख लीजिएगा। ये चैप्टर आप लोगों को पढ़ना नहीं है। कौन सा? उद्योग निर्माण। ये आपके सिलेबस से जो है रिमूव कर दिया गया है। 2-4 चैप्टर जो है ज्योग्राफी का रिमूव हुआ है। मैंने जहां तक देखा ये चैप्टर उद्योग निर्माण आपके सिलेबस में नहीं है, इसमें आप लोगों को ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ठीक है, क्वेश्चन 2, आईटीडीपी निम्नलिखित में से किसका संदर्भित वर्णित करता है? तो संभावित जनजातीय विकास का प्रोग्राम, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, यानी आईटीडीपी। इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। बस आपको लास्ट में याद रखना है क्या होगी? विकास प्रोग्राम। देखिए सब में विकास प्रोग्राम है, लेकिन एक में याद रखिएगा जनजातीय होती है। क्या होती है? जनजातीय। इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। तो आशा करते हैं आप लोगों को क्लास अगर अच्छा लग रहा होगा तो एक बार जरूर लाइक करें, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं बहुत ही मेहनत कर रहा हूं ताकि आप लोग पढ़े लिखे और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में सतत पहुंचने विकास के लिए इनमें से कौन सबसे महत्वपूर्ण कारक है? तो सबसे महत्वपूर्ण कारक है परितंत्र विकास। अब परितंत्र क्या है? एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2 मार्क्स का। परितंत्र क्या है? परितंत्र। परितंत्र का परिभाषा अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको लिखना किस तरह से, ध्यान से सुनिए। अगर आपको नहीं पता है तो मैं जो बोल रहा हूं उसको अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि फाइनल एग्जाम ये आपके पेपर में टपकेगी। परितंत्र वह तंत्र है जिसमें सभी जीवधारी आपस में परस्पर क्रिया करते हैं। परितंत्र वह तंत्र है जिसमें सभी जीवधारी आपस में परस्पर क्रिया करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं परितंत्र। परितंत्र का परिभाषा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा परितंत्र विकास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अभी जस्ट हम लोग इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? प्रथम पंचवर्षीय योजना आप सभी को अच्छी तरह से पता है, 1951 से 1956। द्वितीय तो बताएंगे 1956 से 1961। तृतीय 1961 से लेकर 1966। ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया है? तो बताएंगे सर 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना पर किसका फोकस किया गया था, किस पे जोर दिया गया था? तो बताएंगे सर वो हो गया हम लोगों का कृषि पे। किसका? कृषि। अगर आपसे पूछा जाएगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसकी हम लोग ज्यादा ध्यान दिए थे, तो बोलेंगे सर वो था हम लोगों का क्या? उद्योग। क्या था? उद्योग। इस तरह से आपको याद रखना होगा। देखिए गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था, किस पंचवर्षीय योजना कहता है? तो बोलेंगे सर 5वीं पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था और किस पर जोर दिया गया था? कृषि पर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? 1956 से 1961। उसके बाद बताएंगे किस पर जोर दिया गया था? उद्योग पर जोर दिया गया था। ये आपको कॉमन क्वेश्चन है, देखिए हर साल बार बार रिपीटेड होती है। ये सब क्वेश्चन आपको कम से कम पता होना चाहिए। तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 5 है, किस पंचवर्षीय योजना में समाजवादी समाज की स्थापना का प्रतिरूप प्रस्तुत किया गया है? तो बताएंगे सर द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है काल दिखना या 1956 से 1961, याद रखिएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया? तो बताएंगे सर उद्योग पे, इंडस्ट्रियल एरिया पे। रोलिंग प्लान उद्योग क्या है? देखिए आपसे यहाँ पे पूछा गया है रोलिंग प्लान लागू हो रही है, रोलिंग प्लान कब लागू हुई थी? तो बताएंगे देखिए 1960। मेरा बात को एक ध्यान देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 से लेकर 1966। अब पता है आपसे 1966 से 1971 होना चाहिए, लेकिन नहीं, अगला जैसे हम लोग पंचवर्षीय योजना लागू था उस समय हो गया था आपातकाल लागू। क्या आपातकाल लागू होते था? देखिए इमरजेंसी टाइम आ गई थी, तो वही आपसे पूछा गया कि रोलिंग प्लान लागू रही। रोलिंग प्लान कब हम लोग लागू किए गए थे? बताएंगे सर, याद रखिएगा 1966 से 1969 के बीच में कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं हुई थी। इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत में अभी तक कितना पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था? 5वीं, तो याद रखिएगा 12वीं बार। कितना बार? 12वीं बार। तो 12वीं बार कब हुआ था? तो ये भी आपको याद होना चाहिए 2000, जहां तक हमें लगता है 2007 से लेकर 2012 तक। ये भी आपको लास्ट पंचवर्षीय योजना शायद हमें लग रहा है यहीं तक था, शायद देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो 12 बार अभी तक भारत में पंचवर्षीय योजना लागू हो चुका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जिन क्षेत्रों में 50% से अधिक आबादी जनजाति थी वहां कौन सा विकास कार्यक्रम लागू हुआ था? वहां कौन सा विकास? जनजाति विकास कार्यक्रम। बस जनजाति है तो जनजातीय विकास कार्यक्रम। हम लोगों का तो विकास नहीं होगा, जो जनजातीय लोग हैं उनका विकास होगा। क्वेश्चन नंबर 8, गहन कृषि विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? गहन कृषि तीसरी पंचवर्षीय योजना। कहां पे? याद रखिएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना। देखिए खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, याद रखना है। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, ये जो मिट्टी के बारे में ये सब 100 नहीं 200% आपके पेपर में क्वेश्चन छपेगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो बताएंगे सर होगी प्रथम पंचवर्षीय योजना। क्या हो जाएगी? प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर जोर दिया गया था। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था? बताएंगे सर पांचवी पंचवर्षीय योजना में। कौन सा? पांचवी पंचवर्षीय योजना। इन ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे मूव करते हैं सर, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? देखिए सबसे पहले योजना आयोग का अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाएगा कि योजना आयोग जो है इसका अध्यक्ष जो है कौन होता है, तो बताएंगे सर पीएम। क्या होता है? पीएम, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री होती है, ठीक है। तो योजना आयोग लागू किया गया था 1950 में, और योजना आयोग के नाम को ही मोदी ने चेंज कर दिया गया है और इसका नाम कर दिया है नीति आयोग, जो आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा। और नीति आयोग शायद हमें 2015 या 2014 में, याद रखिएगा, लागू किया गया था। किसके द्वारा? तो मोदी के द्वारा योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। तो दो चीज आपको याद रखना है, योजना आयोग कब लागू किया गया था? 1950 में, और इसका नाम बदलकर नीति आयोग आप लोग कर दिया गया है। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि द लिमिटेड टू ग्रोथ के लेखक कौन है? इसका लेखक हो जाएगा मीडोज। क्या हो जाएगी? मीडोज। तो इस तरह से आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छपने वाले। अब मैं बात करूं आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे छपेगी, तो भारत में अभ्रक के वितरण का विवरण दे। भारत में अभ्रक जो उत्पादन होती है, इन्हें माइका जिससे हम लोग बोलते हैं, वितरण का विवरण करना है। यह एक खनिज है, सभी को पता है। माइका क्या है? खनिज है, जो सामान्य आग्नेय चट्टान में पाया जाता है। जो कहां पे पाए जाते हैं? आग्नेय चट्टान में। कहां पे पाए जाते हैं? आग्नेय चट्टान में पाया जाता है। यह एक जटिल सिलिकेट यौगिक है। यह ताप व विद्युत का कुचालक होता है। इसका प्रयोग वायु यान, औषधि निर्माण, विद्युत उपकरण आदि बनाने में होता है। यह एक अधातु खनिज है। क्या है? एक अधातु खनिज है। भारत में अभ्रक का वितरण भारत में मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, झारखंड, राजस्थान में मिलते हैं। झारखंड राज्य में उच्च गुणवत्ता वाले अभ्रक निचले हजारीबाग, आप लोग भी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो निचले हजारीबाग से रिलेटेड है, और आपको पता नहीं है कि जहां पे आप रहते हैं वहां पे सबसे ज्यादा शुद्ध अभ्रक पाया जाता है। पठार की 150 किलोमीटर की लंबी 22 किलोमीटर चौड़ी पट्टी पाई जाती है। राजस्थान में जयपुर, भीलवाड़ा व उदयपुर क्षेत्रों में अभ्रक मिलता है, तथा आंध्र प्रदेश में नल्लेर सोर में अभ्रक पाया जाता है। तो इसी तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा और आपको लिखना होगा, ठीक है। नाभिक ऊर्जा क्या है? भारत के प्रमुख नाभिक ऊर्जा केंद्रों का नाम लिखिए। नाभिक ऊर्जा क्या है? न्यूक्लियर पावर क्या है? यूरेनियम, परमाणु संख्या 92, ठीक है। ये साइंस का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री। यूरेनियम, थोरियम, उसके बाद आदि परमाणु खनिजों के अणुओं के नियंत्रण दशाओं में विखंडन से प्राप्त ऊर्जा को नाभिक ऊर्जा कहते हैं। किसको? यूरेनियम प्लस थोरियम, यूरेनियम प्लस थोरियम,
परमाणु ऊर्जा के अणुओं के नियंत्रित दशाओं में विखंडन से प्राप्त ऊर्जा को नाभिक ऊर्जा कहते हैं। नाभिक ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न की जाती है। नाभिक ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न की जाती है। भारत के प्रमुख नाभिक ऊर्जा केंद्र क्या है, समझिए। तारापुर, यह भारत के राज्य महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थित है। यह क्वेश्चन फाइनल में छपेगा 5 मार्क्स का, याद रखिएगा। तारापुर नाभिक ऊर्जा केंद्र यह भारत के राज्य महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थित है। यह 4 नाभिकीय रिएक्टर कार्यरत है जो विद्युत शक्ति उत्पादन करती है। यह भारत का पहला नाभिक ऊर्जा संयंत्र है जो 28 अक्टूबर 1969 को स्थापित किया गया था। भारत का पहला परमाणु उद्योग है, याद रखिए, परमाणु नाभिक ऊर्जा संयंत्र है। कब? 28 अक्टूबर 1969 को। अब इसे देखते हैं सर, इसमें अगला क्या, इस यंत्र का निर्माण अमेरिका और जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा किया गया था। दूसरा क्या है, केंगिंग नाभिक ऊर्जा। तीसरा क्या है, नरोरा नाभिक ऊर्जा। और रावत भट्टा नाभिक ऊर्जा। तो इस तरह से आप लोगों को कर लेना है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रावत भट्टा नाभिक ऊर्जा कहाँ पे है, तो बताएंगे सर वो राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान में। देखिए ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को अच्छी तरह से कर लेना है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव में कि आपसे पूछा जाएगा कि रावत भट्टा नाभिकीय संयंत्र कहाँ पे है, तो बताएंगे सर राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में, ठीक है। तो क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं आप लोग का। अगला प्रश्न है अलोह धातु के, देखिए मैं एक बात बताऊं, नवीकरण ऊर्जा, अनवीकरण ऊर्जा, जैव, अजैव, ये सब को आपको कंठस्थ कर लेना है। ये सब कॉमन क्वेश्चन, ठीक है। अब अलोह धातु के नाम बताएं, उनके स्थानिक वितरण की विवेचना करें। ऐसी धातु जिससे लोह की मात्रा नहीं पाई जाती है अलोह धातु कहलाता है। जहां पे लोहा नहीं पाया जाता है, जैसे एल्युमिनियम पे क्या लोहा पाया जाता है, एल्युमिनियम पे नहीं पाया जाता, तो उसे अलोह धातु कहते हैं। जैसे बॉक्साइट तथा तांबा मुख्य अलोह धातु है। अलोह धातु में पीबी, एनआई, निकेल, जेडन, जिंक आदि आते हैं। अलोह धातु के स्थानीय वितरण क्या है, जैसे बॉक्साइट, ये आप लोगों का पता होना चाहिए, एल्युमिनियम का एक क्या है, एक एल्युमिनियम का ही एक स्वरूप है। बॉक्साइट का उत्पादन प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा एवं मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में होता है। तांबा का उत्पादन झारखंड में, सीसा एवं जस्ता के प्राकृतिक भंडार व उत्पादन में राजस्थान राज्य प्रथम स्थान पर है, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिख लेना आलोह, जिसमें लोहा नहीं पाया जाता उसे हम लोग आलोह कहते हैं, जैसे बॉक्साइड हो गया है। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कौन सा है? ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। परंपरागत ऊर्जा, गैर परंपरागत ऊर्जा एकदम कंठस्थ कर लेना है, आपके पेपर में छपेगा। परंपरागत ऊर्जा, गैर परंपरागत ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, अनवीकरणीय ऊर्जा, याद रखिएगा, ये सब छपेगा। जब मैं बोल रहा हूं तो नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। फाइनल में 2024 में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, ठीक है। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत जैसे नाभिक ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा व तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा तथा जैव ऊर्जा भारत में ऊर्जा के प्रमुख और अपारंपरिक स्रोत है। ये सभी ऊर्जा स्रोत नवीकरण के योग्य होने के साथ साथ पर्यावरण अनुकूल भी है। इसके अंतर्गत और सौर ऊर्जा भी मुख्य है, इसमें अंतर्गत सौर ऊर्जा भी है। तो इस तरह से आपके फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। जैसे भारत के पेट्रोलियम संसाधन पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा पेट्रोलियम के बारे में, तो पेट्रोलियम के बारे में भी आपको लिखना होगा। जैसे पेट्रोलियम लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पेट्रा चट्टान, तथा ओलियम ऑयल से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है चट्टान तेल। पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम 2 शब्द से मिलकर बना है, पेट्रो प्लस लियम। पेट्रो का अर्थ होता है क्या? चट्टान। लियम का अर्थ होता है क्या? ऑयल। ऑयल आपको पता है जिसे हम लोग तेल बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है चट्टानी तेल। भारत में पेट्रोलियम का संचित भंडार विश्व के संचित भंडारों पेट्रोलियम भंडारों का 1% से भी कम है। इन्हें पूरी दुनिया में जितना भी पाया जाता है क्या पेट्रोलियम, उसका 1% से भी कम जो है भारत में तेल का उत्पादन होता है, ठीक है। कच्चा पेट्रोलियम द्रव और गैसीय अवस्था के हाइड्रोकार्बन से युक्त होती है। इसके अनेक सह उत्पादन जैसे उर्वरक, कृत्रिम रेशे, साबुन आदि बनाए जाते हैं। व्यवस्थित ढंग से तेल अन्वेषण व उत्पादन 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना के बाद हुआ है। भारत में पेट्रोलियम संसाधन का वितरण कैसे है? भारत में पेट्रोलियम संसाधन का वितरण कैसे है? देखिए भारत में अगर मैं बात करूं, भारत में सबसे ज्यादा अगर पेट्रोलियम पाया जाता है, पूरे विश्व का कितना % पाया जाता है? तो बताएंगे सर पूरे विश्व का 1%। कितना विश्व का? पूरे विश्व का कितना %? 1% पाया जाता है। पूरे विश्व का कितना %? 1% पाया जाता है, ठीक है। लेकिन वही अगर आप बात करें 1% सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, तो असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में डिगबोई जगह है। बहुत इंपॉर्टेंट क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड निकल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
तेल क्षेत्र है जो 12 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। नाहर कटिया तेल क्षेत्र डिगबोई से 40 किलोमीटर लंबी, 40 किलोमीटर दक्षिणी तथा मोरान तेल क्षेत्र नाहरकटिया से 40 किलोमीटर नदी दक्षिण पश्चिम में स्थित है। बस आपको कुछ नहीं याद रखना है, आपको सब याद रखना है क्या, भारत में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम आसाम में पाया जाता है। आसाम का किस जगह पे, तो डिगबोई में। कहाँ पे, तो डिगबोई इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं मेरे लाल कि आप लोगों को ये बात को समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं सर, भारत के 4 लौह अयस्क का नाम लिखे। भारत में 4 लौह अयस्क के नाम आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं। तो देखिए पहला आपका लौह अयस्क क्या है समझिए, आयरन ओर क्या है। भारत प्रतिवर्ष विश्व का 4%, कितना परसेंट, प्रतिवर्ष 4% लौह अयस्क उत्पादित करता है। कितना परसेंट, 4% लौह अयस्क का उत्पादित करता है। भारत विश्व के लौह अयस्क देशों में चौथा स्थान रखता है। पहला स्थान अमेरिका ही होगा, इसके अलावा तो कोई होगा नहीं। पहला स्थान अमेरिका। तो इस तरह से अगर मैं बात करूं, भारत जो है चौथे स्थान पर है। कितना स्थान पे, चौथे स्थान पर जो है भारत है। ठीक है, भारत में उत्पादित लौह अयस्क का लगभग 75% भाग हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है। भारत में बहुत इंपॉर्टेंट, भारत में उत्पादित लौह अयस्क का लगभग 75% जो है वो हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है। 4 जगह का नाम लिखना है, ये आपके पेपर में 2 मार्क्स का छपेगा। कौन, तो यहां से लेकर यहां तक आप याद करेंगे तो आपके पेपर में छपेगा। भारत के 4 लौह अयस्क के याद रखिएगा। लौह अयस्क का नाम आपको बताना है। उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया है, कर्नाटक हो गया है, छत्तीसगढ़। उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक, छत्तीसगढ़। उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, चारों का नाम आपको याद रखना है। फाइनल एग्जाम में 100% टपकेगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो आशा करते हैं मेरे लाल कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और मैं बात बताना चाहता हूं, अगर आप लोग क्लास 12 में अगर बेहतरीन तरीके से अभी भी समय अगर अच्छा खासा तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लेना है और जल्दी से फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे सारा चीज़ आपको मिल जाएगी, मॉडल सेट और आपका प्रीवियस क्वेश्चन, सिलेक्टेड सेट, सारा चीज़ आप लोगों को वहाँ पे ऑलरेडी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो लेट ना करें, जल्दी से जाएं और कोर्स को ज्वाइन करने की कोशिश करें। मिलते हैं नाम